हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे फैमिली एंड कम्युनिटी की, जो कि पेपर है हमारा ये डीएड स्पेशल एजुकेशन के सेकेंड ईयर का। और ये पेपर नंबर 11 है, जो कि कॉमन पेपर है, यानी कि HIVI IDT किसी भी ट्रेड से आप कर रहे हैं तो आप ये पेपर अध्ययन कर सकते हैं। इसमें अभी तक आप लोगों को 2.3 तक वीडियो मिल चुका है। अब इस वीडियो में हम जो बनाने वाले हैं वो सब यूनिट 2.4 का वीडियो बनाने वाले हैं। और इसमें हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो है पारिवारिक सशक्तिकरण की अवधारणा, घटक और रणनीतियाँ। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, यानी कि कंसेप्ट, कंपोनेंट्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ फैमिली एम्पावरमेंट। ये आपका जो है सशक्तिकरण की अवधारणा और रणनीतियाँ, ये सभी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो परिवार को कैसे सशक्त बनाना है, यानी कि एम्पावरमेंट फैमिली कैसी होनी चाहिए, तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे नॉलेज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सशक्त परिवार जो होता है, ये कार्यक्रम चलाकर या फिर संसाधनों को उपलब्ध कराकर ऐसे तनावग्रस्त या फिर कह लीजिए कि विभिन्न परिवारों को एक साथ जोड़ना होता है, जिसमें सभी माध्यमों का यहाँ पे विशेष ख्याल किया जाता है, जैसे कि संसाधनों का उपयोग करके और कोई सशक्त कार्यक्रम चला करके उसमें विभिन्न प्रकार के जो परिवार होते हैं उन सभी को एक साथ लाया जाता है। ऐसे कार्यक्रम में किसी भी समस्या व्यवहार को रोकने से पहले हस्तक्षेप करने का जो वहाँ पे प्रक्रिया होता है वो चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं कि दिव्यांगता कैसे बच्चे में आ रही है, उस चीज़ को आने ना पाए इसके पहले ही रोकने के उपाय बताए जाते हैं। अगर ये उपाय बताने हैं तो हम घर घर जा कर के नहीं बता पाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और उस कार्यक्रम में जो भी पेरेंट्स होते हैं या फिर अन्य कोई होता है उनको हम वहाँ पे बताते हैं कि इसको ऐसे करेंगे आप तो फिर बच्चे की डिसेबिलिटी को रोक सकते हैं। तो वहाँ पे विभिन्न माध्यमों का भी हम यहाँ पे सहारा लेते हैं, विभिन्न माध्यमों के द्वारा उनको अवगत कराते हैं, जैसे कि वहाँ पे किसी डॉक्टर को बुला करके या फिर किसी अन्य विशेषज्ञ को बुला करके, जो आपके थेरेपिस्ट होते हैं उनको बुला करके। तो इस तरीके से हम उनको विभिन्न प्रकार के जो जानकारी होती है कि डिसेबिलिटी को रोका जा सके उसके बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे में हम परिवार को सशक्त बना सकते हैं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला करके। जो विशेष शिक्षा या पेशेवर होते हैं उनको उनके बीच में ला करके उनके जीवन की गुणवत्ता को बता करके, कह लीजिए कि एक डिसेबिलिटी वाला जो बच्चा है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके जो बची हुई क्षमता है उसको निखारना कैसे है, उस चीज़ को वहाँ पर हम बता करके जो भी हमारे पेरेंट्स आए हुए होते हैं उस कार्यक्रम में उनको हम अवगत कराते हैं उससे, ताकि वे उस बच्चे की क्षमता को समझ सकें और उसको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। परिवार केंद्रित समर्थन परिवार सशक्तिकरण रणनीतियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सशक्तिकरण परिवार के द्वारा परिवार की ताकत, क्षमता और निर्णय लेने को बढ़ावा देते हैं, यानी कि परिवार किस प्रकार से अपने बच्चे के बारे में निर्णय करे और उसकी क्षमता को पहचाने और उसकी क्षमता के अनुसार ही कोई भी जो निर्णय ले रहा है उस निर्णय को ले। ऐसा ना हो कि उसकी क्षमता ना हो बच्चे की और पहले से ही उस पर सारी चीज़ थोप दिए जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। परिवार अपने जीवन पर नियंत्रण रखे और जितना बच्चा प्रयास कर सकता है उतने ही उसकी क्षमता को वहाँ पर ध्यान रखे और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करे। आगे बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के और भी रास्ते अपनाए जाते हैं और भी गतिविधियाँ यहाँ पे की जाती हैं कि किसी परिवार को सशक्त कैसे बनाएं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि परिवार को सहानुभूति प्रदान करना चाहिए। जब आप परिवार को सहानुभूति देंगे तभी जो परिवार होगा वो आपके वहाँ पर बैठकर आपकी बातों को सुनेगा या आपके उस कार्यक्रम में वो भाग लेगा या वहाँ पे वो समर्थन भी करेगा आपका भी, अगर जब वो आप उसके साथ में सिंपैथी का व्यवहार रखेंगे तब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि परिवार को विशेषज्ञों के रूप में पहचानने और पारिवारिक शक्तियों का यहाँ पर निर्माण करें।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर विशेषज्ञ नहीं उपलब्ध हैं तो फिर वहाँ पे परिवार के सदस्यों को ही एक तरीके से विशेषज्ञ के रूप में वहाँ पर उनको दर्जा दे दिया जाता है, क्योंकि वे अपने बच्चे की हर एक क्षमता को पहचान रहे होते हैं। वो पर डे बच्चे को एनालिसिस करते हैं और बच्चे में क्या कमी आ रही है और किन किन चीज़ों पर वो ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कैसे आगे बढ़ें। तो ये सारी चीज़ जो एनालिसिस करते हैं वो ज़्यादातर परिवार के लोग ही करते हैं, क्योंकि बाहरी जो होते हैं वो कभी कभार ही मिलते हैं, या विशेषज्ञ जो होता है वे बच्चे से अगर जब रेगुलर मिलेंगे तभी उस बच्चे के बारे में कोई भी चीज़ पहचान कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स का ही सहारा लेते हैं कि बच्चे में कौन सी डिसबिलिटी आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्षमता है उसकी। ये सभी हमें क्राइटेरिया अलग करने के लिए पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आगे बात करेंगे कि पेशेवरों को परिवार के फैसले का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार परिवार को के आत्मनिर्भरता को हम बढ़ावा दे सकते हैं। जो भी फैसले हों परिवार के, उसको कम से कम एक बार जो भी विशेषज्ञ हो उसको नकारे ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करे और उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चे के साथ में अगर प्रक्रिया कर रहा है तो इससे क्या होता है कि परिवार भी आत्मनिर्भर बनता है। उसे लगता है कि हाँ, मेरा बच्चा सही हाथों में है और मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो परिवार का एक सदस्य सहयोगी बने उसमें, और जब भी कोई भी वहाँ पे विशेषज्ञ आ रहा है बच्चे की सहायता के लिए या बच्चे को थेरेपी देने के लिए, तो वहाँ पर परिवार के किसी एक सदस्य को होना चाहिए उसकी सहायता के लिए। जिससे क्या होता है कि बच्चे भी जो होते हैं वे भी थोड़े से संतुष्ट होते हैं वहाँ पे, कि जब उनके घर के कोई परिवार दिख रहे होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, मुझे ये कार्य में प्रतिभाग करना चाहिए या मुझे जो ये बता रहे हों उसको करना चाहिए। आगे बात करें तो बच्चों के जो विशिष्ट और व्यक्तिगत आवश्यकता की समझ का प्रदर्शन करके और परिवार की चिंताओं को सुनना और सम्मान करना। बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चे की डिसेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो ऐसे में आपको उसको नकारना नहीं चाहिए। अगर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो उसको आप सिंपैथी तरीके से उसको सुनिए। ऐसा ना रहे कि आप उनको डांटिए फटकारिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, आपका बच्चा ये कर लेगा वो कर लेगा, इस तरीके से उनको समर्थन ना दीजिए। उनको सहानुभूति दीजिए कि हाँ, आपका बच्चा कर ले जाएगा, आप परेशान ना हों, आपकी चिंता हम दूर करेंगे। तो इस तरीके से आप अगर उनको समझाएंगे तो इससे क्या होता है कि पेरेंट्स भी संतुष्ट होते हैं और अपने बच्चों को आपके पास थेरेपी देने के लिए रोक सकते हैं, या फिर उसमें जो भी आप सेवाएं दे रहे हैं उस सेवाओं में वे अपना प्रतिभाग कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि परिवारों के सशक्त बनाने के लिए, परिवारों को जो सशक्त बनाना है अगर, तो उसमें जो व्यावसायिक परिवारों के साथ में निरंतर संवाद करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ चीज़ों की, तो जैसे ईमेल है, टीवी कॉन्फ्रेंस है या सेल फ़ोन है, इन सभी के माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हैं और संचार कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप बच्चे को थेरेपी दे रहे होते हैं तो इससे पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, मेरा बच्चा यहाँ पे अच्छे से थेरेपी ले रहा है और वो भी संतुष्ट रहते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं कि अगर थेरेपी दे रहे हैं तो उस टाइम पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए, या आप हेडफोन का वहाँ पे यूज़ कर लीजिए, या फिर सेल फ़ोन का यूज़ कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिए उनको। तो इससे क्या होगा कि वो आपसे कनेक्ट जब रहेंगे तो फिर वो पूर्ण संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट है कि परिवार की पहुंच को बढ़ाना चाहिए, कभी भी उन्हें एक दायरे में नहीं रखना चाहिए, उनकी पहुंच को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए कि बच्चे को यहाँ नहीं तो यहाँ पे आप दिखाइए। इससे क्या होगा कि बच्चा आपका धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। परिवार के साथ में नेटवर्क भी बढ़ाना चाहिए, यानी कि इससे परिवार को धन की सहायता हो या सुविधा प्राप्त जो भी करनी हो वो आप बच्चे के परिवार से या कह लीजिए कि जो भी सदस्य हों उनसे आप ये सारी चीज़ें आसानी से प्राप्त कर सकें। परिवार का जब सशक्तिकरण होगा तभी वो सारी सुविधाओं का लाभ यहाँ पे उठा सकेंगे। आगे है आपका कि सशक्तिकरण कार्यक्रम में समर्थन प्रणाली को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि उसमें जो और सदस्य होते हैं वो भी उसमें शामिल हो सकें। नेक्स्ट है आपका कि माता पिता एवं सहायता समूह का गठन कैसे करें।
तो फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं कि किसी भी प्रकार के स्वयं सहायता समूह द्वारा देश के विकास को एक अच्छी गति मिलती है। अगर आप स्वयं सहायता कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपका तो वहाँ पे बढ़ना उचित ही होगा, लेकिन आपके साथ साथ वहाँ का मोहल्ला, समाज और देश सब आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसके माध्यम से जो दिव्यांग समूह बनाकर संगठित हो रहे होते हैं, उसमें लघु व कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादन कर परिवार का एक कमाऊ सदस्य का जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। ऐसे में जो दिव्यांग बच्चा होता है या बालक होते हैं, वे स्वयं को सहायता प्रदान करते हैं। कुछ स्वयं सहायता समूह में दिव्यांग बच्चे माता पिता के समूह से जुड़ रहे होते हैं। जैसे अगर कोई संगठन है, उसमें माता पिता जुड़े हैं और उससे व्यवसाय कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उसी को देख करके जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो भी उसमें जुड़ते हैं और उसके जो विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं उसका भी कहीं ना कहीं लाभ उठाने का अवसर यहाँ पे प्राप्त करते हैं। और स्वयं सहायता समूह द्वारा दिव्यांगों को समान अधिकार भी यहाँ पे मिलता है और सरकार के द्वारा उनको लघु उद्योग है या कुटीर उद्योग है, दोनों में उनको अगर किसी भी प्रकार का लोन लेना है तो वो कम से कम ब्याज में उनको लोन भी मिल जाता है, जिससे वो अपना स्वयं का रोजगार भी वो कर सकें। और इससे क्या होता है कि वे अपना आत्मनिर्भर भी बन जाते हैं और उनकी थोड़ी बहुत जो कह सकते हैं कि इनकम भी बन जाती है और उनकी इससे गरीबी भी दूर होती है। और आपस में जब वो जाते हैं ऐसे कार्य करने के लिए तो फिर एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना भी उनमें बनी रहती है। कोई भी समस्या आए तो उसको बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्वयं सहायता समूह के लक्ष्य क्या होते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं जो कि दिव्यांग बच्चों को धनोपार्जन के लिए बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। जैसे कि स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य अपने सदस्यों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के नियंत्रण को बनाए रखता है कि इसमें किसी भी प्रकार का अगर आप कोई लाभ उठाना चाह रहे हैं, अगर आप वो लाभ उठा लिए तो फिर आप दूसरे को भी बताते हैं, तो इससे क्या होता है लोग जुड़े भी रहते हैं और आपका प्रचार प्रसार भी होता रहता है। समूह के जो सभी सदस्य होते हैं वे स्वयं का जो कार्यस्थल होता है या घर या आसपास की सफाई को बनाए रखना या फिर वहाँ का स्वस्थ वातावरण बनाए रखना या फिर बीमारी से बचना, इन सभी के बारे में वे कह लीजिए कि एक तरीके से ट्रेनिंग प्राप्त किए रहते हैं। स्वयं तो वे स्वस्थ रहते भी हैं और आसपास के लोगों को भी वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताते हैं कि साफ़ सफाई करने से आप सब स्वस्थ रहेंगे और स्वयं भी वो सारे कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। आगे बात करें कि समूह के सदस्यों में एकजुटता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि समूह अगर बने तो उसमें अलगाव की भावना हो। अलगाव की भावना अगर रहेगी तो फिर वो समूह चल नहीं पाता है। इसलिए वहाँ पर एकमत होकर के कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो सशक्तिकरण होता है वही दृढ़ता का प्रतीक होता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। समूह का एक उद्देश्य दिव्यांगों को कह लीजिए कि एक तरीके से पुनर्वास प्रदान किया जाना होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं या फिर जो सूचनाएं आदान प्रदान करनी होती हैं तो इससे दिव्यांगों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। कभी कभी क्या होता है कि उनको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है कि जो उनके लाभ में होता है, तो वो भी सारी चीज़ें इसके माध्यम से उनको पता चल जाती हैं। आगे बात करें तो स्वयं सहायता समूह ऐसे उद्योगों पर भी काम करता है जिसमें हमेशा देश का सामाजिक विकास भी होता है। अब हम बात करेंगे अभिभावक संघ के उद्देश्य क्या होते हैं। तो अभिभावक संघ क्या होता है कि जो आपने अभी ऊपर पढ़ा कि अभिभावकों को भी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है जहाँ पर वे सारी चीज़ों के बारे में अवगत हो रहे होते हैं। अगर उनके बच्चे में किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो रही है तो फिर उस डिसेबिलिटी को कैसे दूर किया जाए, कैसे उसको समय पर पहचाना जाए, फिर कैसे उसको विशेषज्ञ के पास में लेके जाया जाए, चिकित्सक को कब दिखाया जाए और कब उसको थेरेपी दिलाई जाए, ये सारी चीज़ों से तो वो अवगत हो ही रहे होते हैं। इसके साथ साथ उनका एक संगठन भी होता है जिस संगठन में वे रह करके किसी भी प्रकार का रोजगार प्राप्त करते हैं। उस रोजगार के माध्यम से वे कमाते हैं और इससे क्या होता है कि उनकी गरीबी भी दूर होती है और उसी को देखकर
जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं, और जो भी उनके लाभ का होता है वे उस कार्य में अपना मन लगा करके उस कार्य को भी करते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं, साथ ही साथ उससे धन अर्जन भी करते हैं। तो इसी का उद्देश्य यहाँ पर हमें देखना है कि अभिभावक संघ का उद्देश्य क्या होता है। तो अभिभावक संघ का जो उद्देश्य होता है वह होता है कि दिव्यांग बच्चे का जो अभिभावक होता है वह अकेले ही इस समस्या से ग्रसित नहीं है, बल्कि आपस में उनको अपने जो अनुभव होते हैं एक दूसरे से बांटनी चाहिए, क्योंकि वे अकेले नहीं हैं जिनके बच्चे दिव्यांग हैं। ऐसे बहुत सारे अभिभावक वहाँ पे जो संगठन होता है वो बहुत से अभिभावक होते हैं जिनके बच्चे दिव्यांग होते हैं और उस समूह में वे शामिल होते हैं। अभिभावक संघ द्वारा दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों से संबंधित एक दूसरे के अनुभव वे एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, और ये साझा करने का उनको वहाँ पर बेहतरीन मौका भी मिलता है। बच्चे अभिभावक के प्राथमिक शिक्षक अभिभावक जो होता है वे बच्चे के प्राथमिक शिक्षक माने जाते हैं, यानी कि जो कोई भी चीज़ पहचान करनी होती है या बच्चे में कब डिसबिलिटी आई, क्यों आई, कैसे आई, ये सारी चीज़ें अभिभावक से बेटर कोई नहीं जानता है, या फिर बच्चे की आवश्यकता क्या है, ये सारी चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं अभिभावक ध्यान दे रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप अभिभावक को साथ में ले करके कोई कार्य कर रहे हैं तो इससे बहुत कुछ बच्चे को सीखने को मिलता है। आगे बात करें कि आपसी स्पष्टीकरण से भी जिन अभिभावक के मन में व्याप्त गलत धारणाएं होती हैं वे भी संगठन के द्वारा जब एक दूसरे से मिलते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं, तो उनके आपसी जो भी वहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं वे सब कन्फ्यूजन दूर भी हो जाते हैं। एक ही तरह की समस्या से जो अगर ग्रसित है परिवार, तो वो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रख भी पाते हैं। आम जनता के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए जो अभिभावक संघ होता है ये बहुत ही सहायतापरक होता है, और यह पूरे परिवार को शामिल करने का एक मौका देती है, जिसमें सभी परिवार के लोग शामिल होते हैं और अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। इसमें बच्चों के साथ अभिभावक का भी ध्यान रखा जाता है, और ये संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी इसमें स्वयं सहायता भी करते हैं, यानी कि बच्चों को कैसे संसाधन उपलब्ध कराएं या फिर उनको कैसे करवाएं, तो ये सारी चीज़ें उनको वहाँ पे सहायतापरक के रूप में दी जाती हैं और बताई भी जाती हैं। आम जनता के बीच में दिव्यांग संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए भी जो अभिभावक संघ होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अभिभावक संघ के गठन करने के लिए कुछ बिंदु, तो किस प्रकार से आप संगठन करेंगे। सबसे पहले तकनीकी मार्गदर्शन करेंगे। किसी भी अभिभावक को आप किसी भी संगठन में लेके जा रहे हैं तो आपके पास उसको कैसे प्रभावित करके उसमें लेके जाएंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहाँ पर क्या होता है कि अभिभावक संघ में कोई ऐसा हो जो कि प्रशिक्षित हो, और अगर वो प्रशिक्षित है तो फिर वो अभिभावक को उस संघ में शामिल कर सकता है। आगे बात करें तो दूसरा नंबर है आकार का। तो आकार का मतलब ये होता है कि जो भी आप समूह शुरू करिए तो उसमें 4 से 5 परिवार के लोग ही रहें। ये ना हो कि उसमें 10 परिवार 20 परिवार एक साथ आ जाएं, तो फिर वो समूह अच्छे से चल नहीं पाता है। वहाँ पर लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को भी नहीं जान पाते हैं, ना ही अपनी भावनाएं शेयर कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड तरीके से हो जाता है। तो यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना चाहिए। अगला है कि समूह की समरूपता होनी चाहिए, यानी कि जो भी अभिभावक हैं अगर उनमें जैसे एक अभिभावक की जो समस्या है, फिर दूसरे अभिभावक की अगर दूसरी समस्या है, फिर तीसरे अभिभावक की भी समस्या जो पहले वाले अभिभावक की समस्या है, तो उनको उनके साथ में जोड़ना चाहिए। ये ना हो कि मान लीजिए उनकी समस्या दूसरी है, उनकी समस्या दूसरी है, अगले की समस्या दूसरी है, तो सबको एक साथ मिला दीजिए। जिन जिन अभिभावकों की समस्या एक जैसी हो उनको एक साथ करिए, और जिनकी समस्या अलग हो थोड़ी तो उनको दूसरे के साथ में करिए। आगे बात करेंगे भौतिक सीमाएं की। तो भौतिक सीमाओं का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो भी आप संघ बनाएं उसको इतना ज़्यादा दूर ना करें कि वहाँ तक अभिभावक पहुँच ना पाएँ। इतना दूर उसका केंद्र बिंदु ना हो कि वहाँ पे अभिभावक को जाने में समस्या हो, या सवारी ना मिल रही हो, या किसी भी प्रकार से उनको बाधाएं आ रही हो वहाँ तक पहुँचने में। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ही वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम देखें तो जो भी अभिभावक मीटिंग हो
वो पहले दिन निर्धारित हो जाना चाहिए कि कब कब वो मीटिंग होगा, 1 सप्ताह में होगा, 1 महीने में होगा या 2 महीने में होगा। तो ये चीज़ निर्धारित करके उसमें क्या करना चाहिए कि जितने भी अभिभावक हों उनकी लगभग 75% तक उपस्थिति वहाँ पर ज़रूरी हो, तभी आप अपनी बातों को वहाँ पर रख पाएंगे और उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे। आवश्यकताओं की भी पहचान करनी चाहिए। सबकी अपनी अलग-अलग यहाँ पे आवश्यकता होती है। जितने भी अभिभावक होते हैं उनकी रुचि के अनुसार उनकी आवश्यकता अलग यहाँ पे होती है, तो उन सभी को पहचाना जाना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से संगठन में जो भी उनको गाइड कर रहा हो उसके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि वो सारे चीज़ उन तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट है कि आवश्यक कारक। आवश्यक कारक में हम ये कहेंगे कि यहाँ पर सभी से संबंधित जितने भी अभिभावक हों तो उनके सभी कारकों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्रियाकलाप वो कर रहे होते हैं अगर उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इससे क्या होता है कि फिर उनमें आपसी मतभेद होने लगते हैं और वे एक दूसरे से जब सारी चीज़ें नहीं कह पाते हैं तो धीरे धीरे फिर वो वहाँ से हट जाते हैं। इसलिए अनौपचारिक तरीके से जैसे पिकनिक हो, पार्टी हो या भ्रमण हो, ये सभी चीज़ों का आयोजन कर करके आप उनको धीरे धीरे एक जगह उनको रखें और उनको बांध कर रखें। उनको सारी चीज़ें जो आपको सूचना के रूप में प्रदान करनी है वो सभी चीज़ें आप वहाँ पे आसानी से प्रदान कर सकें। अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा मनोरंजन टाइप का माहौल बना रहे हैं तब आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि अभिभावक संघ के लाभ क्या होते हैं। जो ये संघ बना रहे हैं इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो इससे लाभ ये होता है कि जो भी अभिभावक होते हैं वे अपनी समस्या को लेकर वहाँ पे आते हैं। तो जितने भी अभिभावक होंगे सभी लोग अपना अपना वहाँ पे समस्या लेकर के आएंगे, तो आप एक दूसरे की समस्याओं से रूबरू होंगे और इसके साथ साथ आप आपके बच्चे में कौन सी समस्या है उस समस्या को वहाँ पे रख पाएंगे। तो जब 4 लोग होंगे 4 तरीके से आपको वहाँ पर सुझाव देंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसमें से सारे सुझाव गलत होंगे, उसमें से आप कोई ना कोई सुझाव अपने बच्चे पर भी आप लागू कर सकेंगे। वहाँ से विभिन्न प्रकार के आप कौशल सीख सकेंगे जिससे आप अपने बच्चे के भविष्य को भी सुधार सकते हैं। इसके साथ साथ आपको उन पर कह लीजिए कि विश्वास भी आपका हो जाएगा और जो लोग आपका मार्गदर्शन कर रहे होते हैं आपके बच्चे के बारे में, तो अगर आप उन पे विश्वास कर रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि आपका विश्वास कहीं ना कहीं सफल भी होता है, वो टूटता नहीं है। ये भी देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो शिविर लगाए जाते हैं या कार्यक्रम चलाए जाते हैं उससे आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को भी मिलती है। पोषण कैसे देना है बच्चे को और माता पिता जो हैं वे एक दूसरे के साथ में कैसे बने रहें, उनके आपस की जो भावनाएं हैं वे एक दूसरे से कैसे आदान प्रदान हो या फिर स्वस्थ भावनाएं कैसे आएँ, ये सभी बच्चों पर भरोसा कैसे करें, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निर्भर करती हैं कि जो संघ होता है उस पर निर्भर होती हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से आपको गाइड किया जा रहा है। आगे बात करेंगे तो जो बाल विकास का ज्ञान होता है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी ले पाते हैं कि उसको वातावरण कैसा प्रदान करना है या फिर उसकी क्षमता तक कैसे हम पहुंच सकेंगे या उसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता के अनुसार हम उसे क्या प्रोवाइड करेंगे, ये सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाती है। माता पिता जो होते हैं उनको कैसे रहना चाहिए, किस लचीलेपन में रहना चाहिए, ये भी वहाँ पे बताया जाता है क्योंकि उनको विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से सामना करना होता है। तो इसलिए वहाँ पर आप कैसे धैर्य बनाए रखें, किस प्रकार से कार्य करें, बच्चों के प्रति आप क्रोध ना करें, हताश ना हो, आपके अंदर निराशा ना हो, ये सारी चीज़ें आपको अभिभावक संघ से प्राप्त होती हैं। फिर सामाजिक संबंध देखें तो यहाँ पे रचनात्मक या सहायक व्यक्तियों द्वारा या समुदाय के साथ में आपके जो जुड़ाव की भावना देखी जाती है वे परिवार के दैनिक चुनौतियों का सामना करने में आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देते हैं। माता पिता के लिए सहायता, जो माता पिता भोजन, कपड़े और आश्रित सहित अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की पहचान करने और उन तक पहुंचने में सक्षम हैं, वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को यहाँ पे सुनिश्चित कर पाते हैं। तो ये क्या था कि आपका जो अभिभावक संघ है उसके लाभ होते हैं कि आप उस संघ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपके हित में है या आपके बच्चे के हित में है।
तो ये सारी चीज़ें आपको इस 2.4 में पढ़ाई गई और यहीं तक हमारा वीडियो आज रहेगा। ये आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अगला हमारा जो रहेगा 2.5, ये आपका देख सकते हैं, ये है इंटरवेंशनल प्रथाओं के लिए साझेदारी, पेरेंटिंग फॉर इंटरवेंशनल प्रैक्टिस। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। बाकी आज हमने 2.4 कवर कर लिया है। इसमें अभिभावक क्या होता है और उससे बच्चों को क्या लाभ है, अभिभावक को क्या लाभ है, फिर उसमें बच्चे किस प्रकार से सक्षम हो सकते हैं जा कर के, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर आप लोग इसको वॉच करिए। इसके साथ साथ आप अपने साथियों को भी इसको शेयर करिए, ताकि फिर पेपर में आपको लाभ भी इसका मिले अच्छा खासा। क्योंकि अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर लास्ट में आपको पढ़ने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, सभी वीडियो एक साथ आप वॉच नहीं कर पाएंगे। तो अभी से अगर थोड़ा बहुत भी सुन करके और इस चीज़ को देख करके अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे। और अगर वीडियो में कहीं समस्या भी आ रही है तो फिर आप लोग उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखें। जो भी लोग पढ़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें क्या उन्होंने सीखा, इससे ये भी बताएं। अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसको आप बताएं, उसको दोबारा से डिफ़ाइन किया जाएगा, आपको फिर से उसका वीडियो मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अपने साथियों को भी शेयर करके उनको भी लाभ पहुंचा सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।